खबर रुड़की से आ रही है, जहां एक विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद होटल को सील कर दिया गया है। यमन के रहने वाले युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद होटल के सभी कर्मचारियों की टेस्टिंग करने का फैसला लिया गया। विदेशी युवक की ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी जांच कराई जाएगी। तो देवभूमि में भी कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं और सबसे हैरानी इस बात की, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हम देख रहे हैं कि अलर्ट जारी रहता है। अब सबसे ज्यादा संजीदगी है, जिस तेजी से वो फैलता है, तो माना जा रहा है कि टेस्टिंग जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी कराई जाएगी, जिससे और ज्यादा संजीदगी और सतर्कता बढ़ती जाए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस युवक की क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री है तो मॉनिटरिंग उतनी ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। क्या स्टेप्स अब उठाए जा रहे हैं जब ये व्यक्ति मालूम चलता है कि पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो यमन नागरिक है, एक जो औद्योगिक क्षेत्र भगवानपुर है, वहाँ पे कोई दवाइयों के सिलसिले में भारत आया। लगभग 3 दिन पहले ये भारत आया था और इसके साथ 2-3 और व्यक्ति हैं जिनकी कोविड टेस्ट हुई है। फिलहाल अभी जो जो होटल के कर्मचारी हैं, लगभग 60 से 65 लोग बताए जा रहे हैं, उनका कोविड टेस्ट हो गया है। और जो ये नागरिक है, यमन का नागरिक है, इसको कोरोना की पुष्टि हुई है और इसका टेस्ट दोबारा किया जाएगा। उसके बाद जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी, फिलहाल प्रशासन का और जो स्वास्थ्य विभाग में इस चीज को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि विदेशी नागरिक है, जिस तरीके से लगातार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। और ये साफ सी बात जाहिर होती है, जिस तरीके से जो विदेशी नागरिक यहाँ आया है, किस तरीके से इसकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है और कितने लोग वहां से और यहाँ तक इनके बीच में मिले हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इसकी जानकारी में जुटे हुए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चमोली से खबर आ रही है, जहां पहाड़ों में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फ जम रही है और कड़ाके की ठंड की वजह से पानी भी जमने लगा है। पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है, यानी कि जैसे जैसे ओस पड़ी वो वहीं पर जम गई, बर्फ का रूप ले लिया। ठंड इतनी ज्यादा है, ओली नीति घाटी, माना घाटी में भी पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हो रहा है, यानी कि जम रहा है। नितिन सेमवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, यूं तो बर्फबारी का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया था, लेकिन अब आगे और हम ये माने कि कितने दिन इस तरह की ठंड परेशान करेगी लोगों को? जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले 3 से 4 दिन और ज्यादा ठंड और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 23 तारीख के बाद पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन जो शीतलहर है उसकी वजह से सबसे अधिक ठंड इस समय पहाड़ों में देखी जा रही है। जहां पर भी थोड़ा सा पानी लीकेज हो रहा है वो वहीं पे जम जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों पर भी पानी जम गया है। तो आने वाले दिन कुछ और पहाड़ वासियों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार ठंड अब बढ़ती ही जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है, वहीं हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने शीतलहर को देखते हुए सभी तहसीलों को सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में 18 जगह रैन बसेरे बनाए गए। सभी को धनराशि वितरित कर दी गई है। उक्त के अतिरिक्त हम लोगों ने आवश्यक सामान भी उन्हें उपलब्ध कराया है, जिसमें गद्दे, चादरें, मच्छरदानी, तकिए उपलब्ध कराए हैं। रैन बसेरों की भी व्यवस्था जनपद में कर दी गई है, उसमें कोविड मानकों के अनुसार व्यवहार के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उधर हरिद्वार के बाद आज कुमाऊं में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज होगा। बागनाथ की भूमि बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रथ पूजन मंत्री बिशन सिंह चुफाल करेंगे। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। वहीं कांग्रेस भी लगातार चुनाव के लिए एक्टिव है, कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कांग्रेस आज से ग्राम प्रणाम यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत बिपिन रावत के गांव सैण से होगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यात्रा के जरिए शहीदों के घर घर पहुंचने की कोशिश होगी। विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस आज सीडीएस बिपिन रावत जी के गांव से प्रणाम यात्रा निकाल रही है। खुद गोदियाल जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जनरल रावत हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।
और वो हमारे पूरे उत्तराखंड का मान थे, अभिमान थे और उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लिए और देश के लिए बहादुरी से, जांबाजी से काम किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है और जिस प्रकार से उनका निधन हुआ, हमने बहुत अपना एक लाल, एक अपना बहुत बड़े एसेट्स जो हमारे लिए थे, हमारी सेना के लिए थे, हमने उनको खोया। आज मुझे हैरानी होती है कि जो लोग उनके जिंदा रहते हुए, जो पार्टी उनको गली का गुंडा कहती थी, वो आज राजनीति के चक्कर में न जाने किस किस प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि इन लोगों ने जीते जी उनके साथ कैसा बर्ताव किया, क्या मन में ये भावना रखते थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सैनिक हो या सैनिक परिवार हो या सैनिकों की चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की बात हो, या जो हमारे -डिग्री तापमान में काम करने वाले सैनिक हों, उनके बीच में जाकर और उनके लिए जो सुविधाएं हैं, बूट से लेकर उनके जितने भी पहनने वाले जैकेट, तमाम प्रकार के वस्त्र, वो सारे के सारे जो कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, उन सभी को अगर लागू करने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। हम हमेशा सैनिकों के साथ हैं, सैनिक परिवारों के साथ हैं और जनरल रावत के जो सपने हैं, उन सपनों को हम लोग उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल खुद उनके गांव जो सैण गाँव है वहाँ से ही प्रणाम यात्रा निकाल रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि जीते जी जो लोग, जो पार्टी उनको गली का गुंडा कहती थी, आज वो जितने भी उपक्रम कर लें, उत्तराखंड की जनता जानती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भले ही कांग्रेस किसी तरीके से भी यात्रा निकाल ले, लेकिन जनता हकीकत को जानती है। अब देखना है कि 2022 के चुनाव में नतीजे क्या होंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। उत्तराखंड में सैनिकों को हर राजनीतिक पार्टी साथ जोड़ना चाहती है। शनिवार को जनरल बिपिन रावत को द्वारीखाल ब्लॉक में कांग्रेस की जनसभा में श्रद्धांजलि दी गई। एक तरफ द्वारीखाल ब्लॉक बिल्डिंग को उनके नाम किया गया, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को विकास की बात पर जमकर कोसा। शहीद जनरल बिपिन रावत को कांग्रेस नेताओं ने द्वारीखाल ब्लॉक में श्रद्धांजलि दी और जनरल रावत के गांव के द्वारीखाल ब्लॉक में नई बिल्डिंग उन्हें समर्पित कर दी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को सम्मान देती है और बीजेपी सम्मान से लेकर विकास के सिर्फ दावे करती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2017 के बाद 2 मुख्यमंत्री देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री के गांव और जनरल रावत के गांव वाले जिले पौड़ी में विकास कहीं भी नजर नहीं आता। इसीलिए यमकेश्वर समेत पूरे राज्य से सैनिक, महिला और युवा 2022 में बीजेपी को विदा कर देंगे। और एक नहीं, 2 मुख्यमंत्री इस सरकार में पौड़ी ने दिए, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो नदारद है। लोग हताश हैं, निराश हैं और उसकी हताशा और निराशा का परिचायक आप देख लीजिए, आपके सामने है कि किस तरीके से आज द्वारीखाल ब्लॉक में मातृशक्ति और आम जनता जो है, जनसमूह उमड़ करके आया है। 2017 में गढ़वाल की 41 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन गढ़वाल प्रभारी रणजीत रावत ने कहा कि देहरादून से विकास की बात करने वालों को देखना चाहिए कि गैरसैंण से लेकर द्वारीखाल तक विकास कैसे होता है। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल की तुलना 20 साल के बीजेपी के विधायक के कार्यकाल से की। महेंद्र राणा जी ने सुंदर शानदार भवन का निर्माण किया है, ये कांग्रेस के विकास का द्योतक है। इसी तरह अगर आप गैरसैंण जाएंगे तो वहाँ का शानदार विधानसभा भवन कांग्रेस के विकास की गाथा को कहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो हमारे इस समय सत्तासीन लोग हैं, भाजपा के लोग, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, चौमुखी विकास का वादा किया था, वो हर मोर्चे पर फेल हैं। 20 सालों से बीजेपी ही है यहाँ, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा युवा बेरोजगार है, माताएं परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि जिस तरह की, और आप भी देखेंगे विकास नाम कहीं चीज नहीं है। शनिवार को कांग्रेस ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही यमकेश्वर के दारीखाल से 2022 की सियासत को साधा और सैनिकों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को समझाया कि कांग्रेस काम करती है, बीजेपी सिर्फ हवाई दावे। अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, द्वारीखाल, पौड़ी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे और यहां जनजातीय एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने एकलव्य स्कूल को जनजातीय समुदाय की जनता के लिए बड़ा सपना पूरा होने जैसा बताया। 100 बीघा जमीन पर बने इस स्कूल में 400 जनजातीय बच्चे पढ़ सकेंगे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। खटीमा में जनजातीय समुदाय की होली का आयोजन हुआ और इस रंग में मुख्यमंत्री धामी भी रंगे हुए नजर आए। एकलव्य स्कूल के लोकार्पण के लिए वो पहुंचे थे और इस दौरान कार्यक्रम में थारू समाज के में जो प्रसिद्ध होली खेली जाती है वो भी मुख्यमंत्री ने खेली। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना में भले ही अभी वक्त है, लेकिन पहाड़ में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं तो प्रशासन के आगे भी चुनावों को कराने की चुनौती है। राजनीतिक दलों की रैलियों के बीच जिला निर्वाचन विभाग ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। नैनीताल जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों से लेकर मतदान ऑफिसर की ड्यूटी तय की जा रही है। वहीं 1005 बूथों पर कार्मिकों की ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। विभागों से कर्मचारियों की सूची आने के बाद जिले की 6 विधानसभाओं को 109 सेक्टर और 35 जोन में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये है कि हर ग्राम सभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे समुदाय को प्रताड़ित किया जा सकता है या फिर उनको डराया धमका जा सकता है, तो उसका वो असेसमेंट उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इसी बेसिस पे फिर पूरे ज़िले की एक वल्नरेबल मैपिंग होगी, ताकि हम आगे अब जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हमें लेने हैं वो हम ले लेंगे। इसके साथ ही प्रशासन का फोकस वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। इसके लिए भी हर पोलिंग बूथ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 18+ वाले वोटरों को ईवीएम से वोटिंग की भी जानकारी दी जा रही है। वोटिंग को लेकर उठे पिछले चुनावों के सवालों का जवाब भी डेमो के जरिए दिया जा रहा है। जैसे लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं कि हम यहाँ मतदान कर रहे हैं, वहाँ मतदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको डेमो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आपका मतदान सुरक्षित है और आप जहाँ मतदान करें उसको वीवीपैट में आप अपना मतदान चेक कर सकते हैं। बहरहाल चुनावों को लेकर राज्य में गर्माहट है, तो निर्वाचन विभाग ने भी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। अब इंतजार है तो बस विधानसभा चुनावों की अधिसूचना का। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। अशोक कुमार ने रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड और यूपी से जुड़े बॉर्डर इलाकों में एक साथ चुनाव करा दिए जाए, ताकि बाहरी प्रदेशों से आकर उपद्रव मचाने वालों पर रोक लग सके। डीजीपी ने इसके लिए चुनाव आयोग से मांग की है और कोशिश यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हो हमारा सेम डे चुनाव। तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है, एक टुकड़े मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे कराया जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।